नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात सारण की, जहां पर धर्मांतरण को लेकर चल रहा विवाद अब थम चुका है। गांव में रह रहे क्रिश्चियन दंपत्ति ने चर्च के निर्माण के अपने फैसले को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब पूरा का पूरा गांव संतोष जाहिर करता हुआ क्रिश्चियन दंपत्ति ने चर्च बनाने के अपने फैसले को वापस लिया। धर्मांतरण मामले में महापंचायत आज की गई, जिसमें लोगों ने जमकर नारेबाजी की, अपनी नाखुशी और नाराजगी जाहिर करते लोग नजर आए। लोगों ने कहा कि ये फैसला धर्म की जीत है। सीधे तौर पर जटवा गांव में मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती इस महापंचायत के दौरान देखने को मिली। गांव में अब चर्च का निर्माण नहीं किया जाएगा, जिस निर्माण को लेकर लोगों की तरफ से आपत्ति जाहिर की जा रही थी। लोगों का कहना था कि यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग घरों तक जाकर दबाव बना रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए, जिससे लेकर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी। हालांकि जिला प्रशासन की आज चौकसी जरूर नजर आई जब यहां मजिस्ट्रेट की तैनाती थी। महापंचायत की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इस महापंचायत के बाद ये फैसला सामने आया है, जिसमें क्रिश्चियन दंपत्ति ने चर्च के निर्माण के अपने फैसले को वापस ले लिया है। नहीं बना हुआ था, क्योंकि तनाव तो तब होता है जब दो समुदाय आमने सामने होते हैं। यहाँ तो एक ही समुदाय है और आपको तो पता है कि यहाँ चर्च का जो निर्माण हो रहा था वो अजीबो गरीब तर्क था। मैंने जब उस आदमी से पूछा जो चर्च बना रहा था कि भाई यहाँ तो कोई ईसाई है नहीं, तुम चर्च क्यों बना रहे हो, तो उसका जवाब था कि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, बाद में सब लोग हम लोगों का धर्म में आ जाते हैं। वो लोग सारा शॉर्ट आउट कर चुका है लोग आपस में, और ऐसा कुछ नया कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। सब वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग बैठे हुए आपस में। और संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, महापंचायत लगाई गई, महापंचायत खत्म हो चुकी है, इस महापंचायत में फैसला क्या हुआ? क्या दंपत्ति जिसे के ऊपर यह आरोप था कि चर्च का निर्माण किया जा रहा है, क्या उस दंपत्ति को भी यहाँ बुलाया गया था? नहीं, देखिए वो दंपत्ति यहाँ नहीं आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि से जो बात हुई उसके बाद कल रात से ही उन लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उन लोगों ने हटवाना शुरू कर दिया है। प्रशासन के देखरेख में प्रशासन ने भी कहा है कि उन लोगों ने फिलहाल अपने चर्च बनाने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, क्योंकि जमीन उन्होंने खरीदा है। जमीन का क्या निर्णय लेंगे उस बारे में ये भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जो चर्च बनाने का निर्णय था जिससे लेकर के विवाद था, जहाँ यहाँ के गाँव के लोग उग्र होते जा रहे थे, उसको अब सुलझा लिया गया है। दंपत्ति ने खुद ही अपना निर्णय वापस ले लिया है, जिसके बाद ये मामला फिलहाल थम गया है। और इसी को लेकर के आज महापंचायत बुलाई गई थी। लोगों ने, जो हिंदुवादी संगठन थे उससे तमाम लोग यहाँ जुटे थे, उन लोगों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। उन लोगों ने धर्म की जीत बताया, कहा है कि इस तरह की जब भी कोई घटना होगी जहाँ हिंदू धर्म के ऊपर हमला किया जाएगा तो सभी लोग मिल करके संघर्ष करेंगे, और इस संघर्ष के कारण ही ये जीत हुई है, जैसा कि लोगों का कहना है। जी। तो चर्च के निर्माण के फैसले को वापस लेने के बाद अब लोग संतुष्ट हैं, अब किसी तरह की कोई नाराजगी लोगों के अंदर नहीं है? नहीं, लोगों का कहना है कि पहले भी नाराजगी नहीं थी। अगर क्रिश्चियन दंपत्ति यहाँ आके घर बना के रहते तो लोग उनका स्वागत करते, लेकिन उन लोगों ने बजाबते यहाँ जैसे ही जमीन खरीदी, हमने वीडियो भी दिखाया था, वहाँ धार्मिक सभाएं शुरू हो गई। दूर दूर से क्रिश्चियन लोग आकर के यहाँ पे प्रार्थना करने लगे गाँव में, और जो चर्चाएं हुई कि एक बड़ा सा चर्च बन रहा है गाँव में, तो लोगों का ये कहना था कि जब गाँव के आसपास दूर दूर के इलाके में कोई भी क्रिश्चियन नहीं है तो आखिर चर्च की स्थापना यहाँ क्यों की जा रही है? इसी सवाल को लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि अब जिस दंपत्ति, आंध्र प्रदेश की जिस दंपत्ति ने ये जमीन खरीदा है, उसने अपना निर्णय वापस ले लिया। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। जमीन पर धारा 144 लागू है। प्रशासन के स्थिति पूरी तरह से प्रशासन के नियंत्रण में है, और जब निर्णय वापस ले लिया तो यहाँ पे लोगों जो आज महापंचायत में आए थे उन लोग का भी कहना है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, और आगे जो भी स्थिति सामने आएगी ये लोग देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर झारखंड के जमशेदपुर से है, जहां पर एक टायर के गोदाम में अचानक से आग लग जाती है। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई, क्योंकि यहां पर ये टायर का गोदाम था जिसमें अचानक से तेजी से आग फैलने लगी। हालांकि इस वक्त आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड के जांबाज जवानों के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आग कैसे लगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन आसपास के इलाके में इस अगलगी के बाद हड़कंप जरूर मच गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, टायर का गोदाम जिसमें अचानक से आग लगती है। नुकसान कितना हुआ है ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
आकलन की बात कही जा रही है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। धुएं का काला गुबार आसपास के इलाके को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले चुका है और इसीलिए सबसे पहले ये कोशिश इस वक्त दमकल विभाग की तरफ से, जाबाज जो यहाँ पर जवान पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से, कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। दमकल गाड़ियाँ आग बुझाने का पूरा प्रयास करिए और आग लगने से अगल बगल में लोगों में भय व्याप्त है। सारे लोग घर खाली करके माने रोड पर हैं और प्रशासन इस पर अपनी ओर से और सक्रियता दिखाए कि आग जल्द से जल्द बुझे और यहाँ के लोगों को राहत। वैसे हम लोग लगातार प्रयास करें। 2 गाड़ी हमारा मानगो का, 2 गाड़ी गोलमुड़ी का, 1 गाड़ी आदितपुर का, 5 गाड़ी हमारा झारखंड सरकार का काम कर रहा है। खबर समस्तीपुर से, जहां पर एक बुजुर्ग की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों का यह आरोप है कि संपत्ति के विवाद में जानबूझकर हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी और आक्रोश भी सीधे तौर पर नजर आता हुआ। 50 वर्षीय ये बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान सिलौत गांव के धनंजय झा के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक के बड़े बेटे ने ही संपत्ति को लेकर पिता की हत्या करवा दी। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल बेटे को हिरासत में लेकर अब पूछताछ में जुटी हुई है। आप यहाँ डॉक्टर साहब के देना अभी पोस्टमार्टम अभी करवा देते हैं पोस्टमार्टम। घर का आदमी कोई हमारा नहीं है, सब हमारा दुश्मन है। भाई तो हमारा दुश्मन है। अगले बार मैंने कि पापा कहें कि घर बनाने के लिए ज़मीन तो मैंने कि ज़मीन नहीं दिया। ज़मीन 10 कट्ठा दिया तो ही मारपीट किया। बाहर से आदमी बुलाया था मारने के लिए, हमारे से भी मारपीट किया। 20 महीना पे हम आए हैं, घर पे किसी का ज़मीन लिखवा लिया है तो 1.5 साल से गायब है। आए हैं तो 1.5 महीना हो गया है, वो किसी इससे हमारे को कोई मिलन नहीं, अभी हमसे मिलन हुआ है। मुजौना चौड़ में एक शख्स की डेड बॉडी मिली है, जिनका नाम धनंजय झा है। संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बहुत काम भी आएगी, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको नुकसान भी पहुंचाएगी। जी, अगर आपके पास गाड़ी है, मकान है, आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे में अगर आप पीडीएस का लाभ उठा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि इस वक्त सरकार का ये निर्देश है कि ऐसे तमाम लोग पीडीएस का लाभ अगर उठा रहे हैं, राशन कार्ड के साथ साथ जो जन वितरण प्रणाली है उसके लाभुक अगर बने हुए हैं, तो पंचायती राज विभाग के ने राशन कार्ड बंद करने के निर्देश अब दे दिए हैं। कार्रवाई अगर ऐसे लोगों पर की जाएगी तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। विभाग इसकी तैयारी पूरी तरह से कर चुका है। पंचायत स्तर पर समीक्षा की बात की जाए तो समीक्षा लगातार की जा रही है। खाद्य उपभोक्ता विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली से 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं दिए जाते रहे अब तक, जिसका लाभ लोग उठाते रहे। लेकिन अब वैसे तमाम लोगों के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं तो फिर आप इस सुविधा का लाभ जरूर उठाइए, लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, आप उन तमाम अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और इसके बावजूद आप इसका फायदा उठा रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट देखिए। मंडल में कुल 3,40,619 राशन कार्डधारी है। हाल में विभागीय पत्र आया था, उसमें निर्देश है कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो ऐसे राशन कार्डधारी जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो आयकर दाता हो गए हैं, अब इनकम टैक्स पे करते हैं, या जो सरकारी सेवा में चले गए हैं, सरकारी सेवा में है वर्तमान में, या पात्रता श्रेणी में नहीं है, इन लोगों को राशन कार्ड जांच करके रद्द करना है। सीवान में राशन कार्डधारी अब सावधान हो जाए, क्योंकि जिला प्रशासन अब चिन्हित करने में लगा है। अगर आप सरकार के मापदंड के अनुसार नहीं उतरेंगे तो आपकी राशन कार्ड रद्द कर दी जाएगी। यानी जिसके नाम से 2 व्हीलर 4 व्हीलर साथ साथ पक्का मकान होगा तो आपकी राशन कार्ड रद्द कर दी जाएगी। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की। जी हाँ, बारिश की शुरुआत ने लोगों को गर्मी से एक बड़ी राहत दी है और पटना वासी भी इस राहत का लुत्फ उठा रहे हैं। हल्की फुल्की बारिश, लेकिन लोगों को इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत जरूर मिल गई है। हमारे सहयोगी अमित की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
शनिवार देर रात से पटना में बूंदाबांदी हो रही थी, रह रह करके ये बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन कई इलाकों में अब बारिश होने लगी है। बारिश के कारण जो है यातायात जो है वो थोड़ा उस पर असर हुआ है। हालांकि जो वाहन चालक हैं देख सकते हैं कि वो इस बारिश में भी लुत्फ उठा रहे हैं, और बाकी जो पैदल यात्री हैं वो थोड़ी उनकी संख्या कमी है। लेकिन बात अगर करें इस बारिश की तो लोग जो है इस सुहावने मौसम का जो है मज़ा ले रहे हैं। अगली कहा जा रहा है कि कुछ घंटे तक इसी तरह से पटना में जो बारिश है कुछ इलाकों में होती रहेगी। जो मौसम विभाग के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी, लेकिन देर शाम तक जो है ये बारिश थमेगी और उसके बाद थोड़ी उमस जो है वो बढ़ेगी। चिलचिलाती धूप गर्मी से जो है वो लोगों को राहत भी मिलेगी। लेकिन बात अगर कहें तो इस बदले मिजाज के कारण, मौसम के बदले मिजाज के कारण पटना वासियों ने राहत की सांस ली है और बारिश का मजा जो है वो पटना वासी उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही सीधे तौर पर नजर आती है। लापरवाही इस रूप में कि जहां तहां जिस तरीके से निर्माण कर दिया जा रहा है, मनमानी की जा रही है और इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कंपनी की तरफ से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़क का निर्माण लोगों को राहत जरूर देगा, लेकिन सड़क के निर्माण के दौरान सड़क निर्माण कंपनी को जिन सावधानियों को बरतने की जरूरत है, जिन नियमों का पालन करने की जरूरत है, उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जहां तहां गड्ढे और जमीन खोद कर उसे छोड़ दिए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर हादसे को दावत देती नजर आती हैं। और यही वजह है कि लोगों का अब इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। लोग किसी भी हादसे की आशंका से सशंकित हैं। सुबह स्कूल के पास 2 ट्रकों के फंस जाने की वजह से घंटों आवागमन प्रभावित रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। तो देखिए जरा तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही और बेपरवाही साफ नजर आती है। 2 गाड़ियों के फंस जाने की वजह से अब इस सड़क पर जो पहले से ही आना जाना दूभर था वो और ज्यादा लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को आवागमन में असुविधा होनी शुरू हो गई। नवादा की ये तस्वीर है जहां पर कंपनी की तरफ से सड़क पर जहां तहां गड्ढे खोद दिए गए। और अब बात सीवान मंडल कारा की कर लेते हैं, जहां पर अब कैदियों को शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है। उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, वो जीवन के प्रति अपने नजरिए को बदल सके, जहां पर कई तरीके की उन्हें शिक्षा दी जा रही है, जिसमें संगीत के लिए लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ शिक्षित होकर बेहतर चुनाव आप इस जेल से जब बाहर निकले तो अपने लिए जीवन यापन के तौर पर कर सके, इसकी भी कोशिश की जा रही है। मंडल कारा में पढ़ाई, शारीरिक शिक्षा के साथ संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। जेल परिसर में एक लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। सिवान जेल प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा एक पहल की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के मंडल कारा में। आप देख सकते हैं मंडल कारा के मेन गेट है और यहाँ के जेल सुप्रिटेंडेंट भी हमारे साथ हैं। इन लोगों के द्वारा एक पहल की गई है, जो भी बंद इसमें कैदी है, बंदी है, वो अब शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग द्वारा टीचर यहाँ पे आएंगे और सप्ताह में 2 दिन पढ़ाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह का टीचर यहाँ आएंगे और क्या चलेगा सर। जेल में अभी NIOS की तरफ से एक संस्था खुली हुई है, उसका केंद्र खोला गया NIOS का, जिसमें 12 जो बंदी अभी नामांकन लिए हुए हैं उसमें, और नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। उन 12 बंदियों में से 8 बंदी जो है अभी अप्रैल और मई के बीच में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, परीक्षा दे भी रहे हैं। इग्नू का भी सेंटर के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, अभी तक उसके आगे सफलता नहीं मिली है, लेकिन प्रयास उसमें भी हम लोग कर रहे हैं कि उसका भी सेंटर यहाँ खोला जाए। उसके अलावा जो भी बंदी अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करने के लिए, साक्षर बनाने के लिए कारा में भी जो भी
जो शिक्षित बंदी हैं उन्हीं के सहयोग से वो प्रतिदिन जो है 2 शिफ्ट में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और प्रति माह लगभग इसमें से 40-50 व्यक्ति जो हैं वो शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर बन रहे हैं। तो देख सकते हैं ये सिवान का मंडल कारा है और ये हमारे साथ जेलर थे। इनका कहना है कि हम लोग प्रक्रिया के तहत यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति करवाए हुए हैं और शिक्षक यहाँ पर आकर जो भी इच्छुक होंगे कैदी उनको पढ़ाया जाएगा और साक्षर किया जाएगा। एक तरह से सिवान जेल से एक अच्छी पहल की गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और अब बात बीजेपी और जेडीयू की, जिसकी तरफ से अपने अपने कैंडिडेट को लेकर के स्थिति साफ नहीं की गई कि आखिर किन पर बीजेपी ने या फिर जेडीयू ने अपनी मोहर लगाई है। आज शाम इसकी संभावना जाहिर की जा रही है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि जेडीयू किसे अपना कैंडिडेट बनाने जा रहा है। उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे ज्यादा अगर किसी के नाम की चर्चा हो रही है तो वो है आरसीपी सिंह, जो कि केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। आपसे आरसीपी सिंह की जब बात करते हैं तो आरसीपी सिंह को लेकर अब तक स्थिति का साफ न होना कहीं ना कहीं उनके लिए जरूर परेशानी का सबब बना हुआ है। पार्टी नेताओं में बहुत बड़ा एक तबका है जो उनके व्यवहार से भी नाखुश है और उनके केंद्रीय मंत्री बनने से भी नाखुश था और यही वजह है कि आरसीपी सिंह को लेकर अभी तक किसी तरह का जवाब देने की स्थिति में ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए और ना ही पार्टी के अंदर किसी और नेता ने ही इस पर कोई बयान दिया। तमाम मुलाकात और बैठकों के बावजूद आरसीपी सिंह के नाम पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। 2 दिन का वक्त और बचा है। 31 तारीख तक नामांकन की आखिरी तारीख है और इसीलिए ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं बता रहे हैं कि आज शाम तक चाहे बीजेपी हो या जेडीयू, उनकी तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। बिहार से राज्यसभा के लिए 5 सीटों का जो है नामांकन होना है। आरजेडी ने अपने दोनों प्रत्याशियों का नामांकन करवा दिया है। जहां तक बात एनडीए की घटक दल की करें तो एनडीए की घटक दल बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा आज होगी, ऐसी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रदेश बीजेपी इकाई ने 10 प्रत्याशियों के संभावित नाम जो है वो केंद्र में भेजे थे, केंद्रीय नेतृत्व को भेजे थे, जिसमें से 2 नामों पर मोहर लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी बीजेपी के सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक प्रेम रंजन पटेल जो प्रवक्ता हैं और निवर्तमान सांसद सतीश चंद्र दुबे, इन दोनों को मौका इस बार भी मिल सकता है। बताते चले कि प्रेम रंजन पटेल जो है पहले भी विधायक रहे हैं बीजेपी से और इस बार बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर उनके नाम पे मोहर लग सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है। सतीश चंद्र दुबे को दोबारा से पार्टी मौका दे सकती है, ये भी कहा जा रहा है। जहां तक बात रही जेडीयू की तो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के जो तरफ से बैठक होनी थी राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के वो हो चुकी है और आज संभावित है कि नामों का ऐलान जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से कर दिया जाएगा। कल जो है नामांकन भी हो सकती है। हालांकि नामांकन की तिथि जो है 31 मई यानी कि मंगलवार को है आखिरी तिथि नामांकन की। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है, संभावना ये जताई जा रही है कि देर शाम जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी और उसके बाद कल संभावित दोनों ही दल के जो प्रत्याशी होंगे, चाहे बीजेपी की कहें या जेडीयू की करें, दोनों ही अपना नामांकन दर्ज करेंगे। बताते चले कि बीजेपी जो है उनके 2 प्रत्याशी जो है वो नामांकन करेंगे। जेडीयू को एक ही सीट पर इस बार संतोष करना होगा। नज़र बीजेपी और जेडीयू पे है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे, किन्हें पार्टी जो है वो मौका दे रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए इस वक्त जो हालात है जेडीयू या बीजेपी के लिए वो सहज नजर नहीं आता है, क्योंकि इसीलिए आखिर तक का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आरजेडी ने कहीं ना कहीं एक लीड ले लिया, क्योंकि आरजेडी की तरफ से 2 नामों का ऐलान कर दिया गया। बीसा भारती और फयाज अहमद नॉमिनेशन भी हो गया। लेकिन वही आरजेडी अब नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष भी कर रही है, सवाल भी पूछ रही है, क्योंकि हालात इसलिए ऐसे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह ये वो चेहरा, ये वो नाम है जिन पर जिच बनी हुई है, संशय है और यही संशय दूर किया जाना बहुत आसान जेडीयू के लिए नजर नहीं आता है। इसीलिए कोई खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है जेडीयू के प्रति। अगर आरसीपी सिंह की हम बात करें तो आरसीपी सिंह राज्यसभा जाते हैं तब भी एक तबका जो है वो
कहीं ना कहीं नाराज नजर आएगा, जिनकी तरफ से इससे पहले भी नाराजगी जाहिर की गई थी जब केंद्रीय इस्पात मंत्री के तौर पर आरसीपी सिंह के मौजूद रहे राज्यसभा में। लेकिन अब एक बार फिर से वही गुट जो है अपनी नाखुशी जाहिर कर रहा है। आरसीपी सिंह केंद्र में अगर इस बार राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है तो मंत्री बना रहना मुश्किल हो जाएगा। आरसीपी का केंद्रीय मंत्री बना रहना इस दृष्टिकोण से बहुत मुश्किल है। अब ये देखना होगा कि क्या आरसीपी सिंह ही वो चेहरा है या फिर किसी एक नए चेहरे जिसकी सुगबुगाहट भी है। जो सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल अलग चेहरा, नाम जो है वो हो सकता है जिसे जेडीयू अपनी तरफ से सामने रख दे। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। शाम तक चर्चाएं हैं कि नाम का ऐलान जेडीयू भी या फिर बीजेपी कर सकती है। तो देखिए, इस वक्त हालात ये हैं कि जब जितनी देरी हो रही है उतनी देरी के बाद आरजेडी की तरफ से कटाक्ष भी किया जा रहा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर आरजेडी के निशाने पर हैं। आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने का अगर फैसला नीतीश कुमार जी का है तो कहीं न कहीं ये तय करता है कि नीतीश कुमार जी का जो पहले से जो रवैया रहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिससे नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। देखिए, आरसीपी सिंह अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा नहीं जाते हैं तो उन्हें देर सवेर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तय है। अब सुनने में तो आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किसी मिशन में लगाया था, मिशन में वो शायद सफल नहीं हो पाए तो भाजपा की तरफ से भी गए और जदयू की तरफ से भी गए। और अब वो खबर जो बिहार के लोगों को एक बड़ी राहत देती नजर आएगी। जी हां, बिहार में बाढ़ जो हर बार विभीषिका लाती है, लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो बिहार में बाढ़ से होने वाली तबाही है। और इस तबाही से बचने के लिए इस बार तैयारियां पुख्ता की गई हैं। बांध को बांधने को लेकर, बाढ़ को रोकने को लेकर 5 दिन पहले अलर्ट जारी किया जाएगा जो लोगों को राहत और सुकून देगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हर बार की तरह इस बार बिहार में बाढ़ तबाही नहीं मचाएगी। लाखों लोगों को बेघर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि बिहार में मानसून के दस्तक देने से पहले सरकार ने कमर कस ली है। ये है मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, जिससे नदियों में बाढ़ की जानकारी 1-2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन पहले ही मिल जाएगी। बिहार में कई ऐसी नदियां हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनी रहती है मानसून आते ही, और कैसे लोगों को जानकारी मिल सके, क्योंकि जानकारी ही बचाव का एक बड़ा साधन माना गया है। खासतौर पर किस तरीके से लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि जलस्तर जो है वो बढ़ने वाला है और तटबंध पर दबाव पड़ सकता है। इसको लेकर के जल संसाधन विभाग के द्वारा मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर को डेवलप किया गया है और यहाँ इस बात की जानकारी मिलती है कि किस नदी की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऐसा पहली बार होगा देश में कि 5 दिन पहले लोगों को जानकारी मिल सकेगी। इसमें काम कैसे होता है और जानकारी कैसे आप लोगों तक? जानकारी जो है हम लोग जितने फ्लड फोरकास्ट हम लोग 72 घंटा करते हैं, वो रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग हेडक्वार्टर को उपलब्ध कराते हैं, स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध कराते हैं। कुछ तो मैसेज के थ्रू कराते हैं, कुछ को जो है हम लोग मेल के थ्रू कराते हैं और वेब पोर्टल के थ्रू कराते हैं। रन होने के बाद पहले हम लोग खुद वेरीफाई करते हैं कि इस पर ये अच्छा है। अगर उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम लोग जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ताकि कॉमन लोग पीपल्स इसको यूज कर सकें। तो इसके लिए हम लोग आइदर ये वाया मेल के थ्रू जाता है या फिर हम लोग अपने ऑनलाइन वेबसाइट जो है उस पर भी डाल देते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सरकार ने विशेष तैयारी की है। बरसात के मौसम में आने वाले 4 महीने बिहार के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। कई जिलों में मानसून के आते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। कोसी प्रलय के बाद बिहार सरकार ने बाढ़ राहत के लिए कई प्रयोग किए, जिसमें सरकार को काफी सफलता भी मिली। इसी क्रम में बिहार सरकार ने मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया था, जिससे बाढ़ से पहले की जानकारियां इकट्ठा की जा सके। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर को और हाईटेक बनाया गया है, जिससे बिहार की नदियों की पूरी जानकारी 5 दिन पहले ही मिलेगी। तो उससे फायदा हम लोग को ये हुआ है कि जिस एरिया में ज़्यादा इंटेंसिटी से बारिश होने वाली है
तो वहाँ हमारे विभाग के लोग और प्रशासन के लोग पहले से ही अलर्ट रहते हैं, तो टूटने की संभावना काफ़ी मिनिमाइज इस वजह से हो गया। मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं टूटेगा, लेकिन उससे उसका एक बड़ा फायदा इसका मिला है। जाहिर है बिहार सरकार की ये पहल उन लाखों लोगों को सुकून देगी जो मानसून के दस्तक देते ही सिहर उठते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।